नमस्कार, दिनामी कानून में आपका स्वागत है। मैं हूं दिग्विजय मिश्रा। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट जो अर्थशास्त्र में यूज होती है उस पर चर्चा करेंगे और वो है इक्विलिब्रियम, जिसका मतलब है संतुलन। तो अर्थशास्त्र की कोई किताब आप खोल लीजिए, एक दो पेज पलटेंगे, तुरंत कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम का नाम आ जाएगा। तो हम ये जानेंगे कि आखिर इक्विलिब्रियम का अर्थशास्त्र में उपयोग कैसे होता है, क्यों होता है, या एनालिसिस में ये महत्वपूर्ण क्यों है। तो सबसे पहली बात ये है कि इक्विलिब्रियम की जो कंसेप्ट है ये जो फिजिकल साइंसेज हैं, या हम यूँ कहें कि फिजिक्स, इससे लिया गया है। फिजिक्स में इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि जब दो अपोजिट फोर्सेस किसी बॉडी पर अप्लाई करती हैं और वो एक दूसरे को बैलेंस कर देती हैं, तो वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है। जैसे कि अगर ये कोई बॉल है और इस पर दो फोर्सेस, एक इस तरफ और एक इस तरफ खींच रही है और दोनों फोर्स बराबर हैं, तो ये बॉल जहां है वहीं रुकी रहेगी। तो इसको हम कहेंगे कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। बिल्कुल इसी प्रकार से हम इसी कंसेप्ट को इकोनॉमिक्स में अप्लाई करते हैं कि एक ऐसी स्थिति जिसमें जो भी इकोनॉमिक एजेंट हैं उनके अंदर परिवर्तन की प्रवृत्ति का अभाव हो जाए, उसे हम संतुलन का नाम देते हैं। तो टेक्निकली इक्विलिब्रियम का मतलब होगा एब्सेंस ऑफ टेंडेंसी फॉर एनी काइंड ऑफ चेंज। किसी भी प्रकार के परिवर्तन की प्रवृत्ति के अभाव को हम संतुलन का नाम देते हैं। तो अर्थशास्त्र में ये परिवर्तन की प्रवृत्ति का मतलब क्या है, कैसे आती है? तो वास्तव में इकोनॉमिक्स में विभिन्न प्रकार के इकोनॉमिक एजेंट होते हैं और उनका अपना कुछ उद्देश्य होता है। जो भी आर्थिक क्रियाएं वो करते हैं, उन आर्थिक क्रियाओं के पीछे उनका कोई उद्देश्य होता है। जब तक वो अपना उद्देश्य पूरा नहीं कर लेते तब तक वो लगातार उसे प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, और जैसे ही वह उद्देश्य पूरा हो जाता है वो वहीं पर आकर रुक जाते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है कि आप उद्देश्य पूरा होने तक एक्शन में रहते हैं और उद्देश्य पूरा होने पर वहीं रुक जाते हैं, इसी को अर्थशास्त्र में कहा जाता है इक्विलिब्रियम या संतुलन। तो अब ये कैसे होता है? जैसे अगर हम ये कहें कि कोई कंज्यूमर है, कोई व्यक्ति किसी वस्तु का कंजम्पशन करता है, तो कंज्यूमर जो है उसका उद्देश्य क्या है? जो कंज्यूमर है उसका उद्देश्य क्या है? मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन। मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन। कोई भी कंज्यूमर वस्तु का उपभोग इसलिए करता है जिससे वो अपनी संतुष्टि को अधिकतम कर सके। अब व्यक्ति अपना कंजम्पशन शुरू करता है, जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ता है उसकी संतुष्टि बढ़ती है, और जब संतुष्टि मैक्सिमम हो जाएगी, जब सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम हो जाएगा, तो वहीं पर वो रुक जाएगा, वो संतुलन में आ जाएगा। अगर उसके बियॉन्ड वो कंजम्पशन करता है तो फिर उसका संतुलन डिस्टर्ब हो जाएगा। इससे हम इस तरह समझें कि जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, वो 5 रोटी खाता है तो उसका पेट भर जाता है। अब जैसे वो रोटी की संख्या बढ़ाए, जैसे एक रोटी यहां पर है, रोटी की संख्या वो बढ़ा रहा है, रोटी खाने की संख्या बढ़ा रहा है, तो सेटिस्फैक्शन उसका धीरे धीरे बढ़ रहा है। यहां पर उसका सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम, 5 रोटी खाया उसने, उसका पेट पूरा भर गया। अब जब तक वो 5 रोटी नहीं पूरा खा लेगा तब तक उसका सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम नहीं है, यानी कि रोटी की संख्या वो बढ़ाता जाएगा। अभी इक्विलिब्रियम में नहीं। जैसे ही 5 रोटी खा ली चुका, उसका पेट भर गया, अब सेटिस्फैक्शन जो मैक्सिमम हो गया, यहाँ टॉप पर वो पहुंच गया। तो यहां से यहां तक पहुंचने तक कंज्यूमर लगातार अपना व्यवहार बदल रहा है, रोटी लगातार खा रहा है, लेकिन यहां पहुंचते ही उसका सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम हो गया। अब अगर इसके बियॉन्ड भी वो रोटी
खाता है, जैसे मान लीजिए 5 के बजाय उसने 7 खा लिए, 7 रोटी खा ली, तो क्या होगा? उल्टी होने लगेगी, बीमार पड़ जाएगा। तो जो उसका सेटिस्फैक्शन यहां मैक्सिमम था वो घट जाएगा। यानी कि जब तक यहां तक नहीं पहुंचेगा कंज्यूमर 5 रोटी तक, तब तक वह कंजम्पशन बढ़ाएगा। लेकिन अगर इससे ज्यादा वो खा रहा है तो उसका सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम नहीं है, तो फिर वो कंजम्पशन घटाएगा, क्योंकि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन यही पर हो रहा है। तो यहां पहुंचने तक कंज्यूमर अपने व्यवहार में लगातार परिवर्तन कर रहा है, इसलिए वो इक्विलिब्रियम में नहीं। जब ये वहां पहुंच जाएगा तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, यहां पर वो सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम हो जाएगा, और यहां पहुंचने पर उसके अंदर परिवर्तन की कोई प्रवृत्ति नहीं रहेगी, जब तक कि कोई बाहरी कारण कंज्यूमर को प्रभावित ना करे। तो ये बात हो गई कि कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन या कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कब होता है। कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम मतलब ऐसी स्थिति when satisfaction of the consumer is maximum. Until satisfaction is maximized, the consumer will continue to change his behavior. Means until the satisfaction is maximized, the consumer will not be in equilibrium. एक बात। अब दूसरा एजेंट हम ले लें। दूसरा एजेंट नाम इसमें होता है, जैसे प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर का उद्देश्य क्या होता है? मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। कोई भी प्रोड्यूसर वस्तुओं का उत्पादन करता है इस उद्देश्य से कि वो वस्तुओं को बेचकर उसके माध्यम से अपनी प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करे। अब मान लीजिए कि आपकी किसी चीज की दुकान है, जैसे मान लीजिए कि आपकी एक समोसे की दुकान है। आपने समोसा बनाकर बेचना शुरू किया। जैसे जैसे समोसा आपने पहले 10 समोसे बनाए, आपकी प्रॉफिट बढ़ रही, आप लगातार बनाते चले जाए। 50 समोसे तक आपकी प्रॉफिट मैक्सिमम। उसके बाद भी आप समोसा बनाना जारी रखते हैं तो संभव है कि आपके समोसे की बिक्री ना हो। अगर बिक्री नहीं हुई तो जितना एक्स्ट्रा बनाया, इधर जितना लाभ मिला था, इधर जितना नुकसान हो गया। तो अब यहां घाटा हो गया। इसका मतलब यही हुआ कि यहां से यहां तक 50 समोसे तक तो प्रॉफिट बढ़ रही है, लेकिन इसके बाद प्रॉफिट घट रही है। तो प्रोड्यूसर क्या करेगा कि जब तक यहां तक नहीं पहुंच जाएगा तब तक वो लगातार और अपना उत्पादन बढ़ाएगा। यहां पे उसकी प्रॉफिट मैक्सिमम है तो यहां उसे इक्विलिब्रियम मिल गया। लेकिन अगर इसके बियॉन्ड उसने प्रोडक्शन किया तो उसका नुकसान होने लगेगा। मीन्स कि अगर इधर उत्पादन कर रहा है तो इक्विलिब्रियम में आने के लिए उसे अपना उत्पादन घटाना पड़ेगा। अगर यह इधर उत्पादन कर रहा है तो इक्विलिब्रियम में पहुंचने के लिए प्रोड्यूसर को अपना उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। मैक्सिमम जो प्रॉफिट उसकी मिल रही है वो जब 50 यूनिट का प्रोडक्शन वो कर रहा है, तब आपके प्रोड्यूसर को या समोसा बनाने वाले को मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रही है। तो जब उसकी प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाएगी तो फिर वो संतुलन की स्थिति में आ जाएगी। तो यहाँ फिर वो जब तक स्थितियां वैसी रहेंगी तब तक लगातार वह उतने समोसे बनाता रहेगा और उतनी प्रॉफिट अर्न करता रहेगा। तो ये हो गया हमारा प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम। इसी तरह से अगर आप वर्कर हैं, काम करने वाले हैं, तो आप इक्विलिब्रियम में कब आएंगे? या कोई व्यक्ति जो काम करता है वो इक्विलिब्रियम में कब आएगा? वर्कर का इक्विलिब्रियम कब होता है? यहां वर्कर को क्या डिसाइड करना पड़ता है कि हम कितने घंटे काम करें, और यहां उसका उद्देश्य है मैक्सिमाइजेशन ऑफ इनकम, कि ज्यादा से ज्यादा इनकम हम अर्न करें। अब यहां देखिए कि अगर आपका जो वर्कर है वो काम करेगा, उसके बदले में उसको इनकम होगी। आप मान लीजिए कि 8 घंटे जब काम करता है व्यक्ति तो उसकी इनकम मैक्सिमम है। अब शुरू करते हैं, कोई व्यक्ति मान लीजिए 2 घंटे काम करने से
शुरू करता है। जैसे जैसे वो काम के घंटे बढ़ाएगा उसकी इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी। 8 घंटे उसने काम किया तो उसकी मैक्सिमम इनकम आ गई। अब लालच में अगर उसने इसके बियॉन्ड भी काम करना जारी रखा तो संभव हो बीमार हो जाए, बीमार हो जाएगा, थकान आ जाएगी या दवा करनी पड़ेगी। तो दवा करनी पड़ेगी तो उसकी इनकम बढ़ने के बजाय घट गई। यानी कि अगर वो इसके बियॉन्ड काम कर रहा है तो मैक्सिमम इनकम नहीं, मैक्सिमम इनकम जो वर्कर की है वो 8 घंटे पर है। तो अब यहां फिर वही बात कि शुरुआत में काम के घंटे बढ़ाने पर इनकम बढ़ रही है, 8 घंटे तक ये मैक्सिमम हो रही है। यहां पर इक्विलिब्रियम, अगर इससे ज्यादा काम व्यक्ति कर रहा है तो उसकी इनकम मैक्सिमम नहीं होगी, इससे कम काम कर रहा है तब भी उसकी इनकम मैक्सिमम नहीं होगी। तो इस स्थिति में जो इक्विलिब्रियम आ रहा है व्यक्ति के लिए वो 8 घंटे पर आ रहा है कि अगर 8 घंटे काम करता है व्यक्ति तो उसकी इनकम अधिकतम है, या हम यूं कहें कि वो इक्विलिब्रियम है। तो इस तरह से इकोनॉमिक्स में जो इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट है उसका मतलब ये है कि ऐसी स्थिति जिसमें इकोनॉमिक एजेंट के अंदर परिवर्तन की किसी भी प्रकार की प्रवृत्ति ना हो तब तक, जब तक कोई बाहरी कारक उसकी स्थिति को प्रभावित ना करे। इसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम या संतुलन। हमने पहले कहा कि इक्विलिब्रियम इन इकोनॉमिक्स इज अ कंडीशन in which economic agent has no tendency to change his behavior until some external force is acting upon him or her to change the behavior। इस स्थिति को हम इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं और ये अर्थशास्त्र में हर क्षेत्र में, माइक्रो में, मैक्रो में, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में, हर क्षेत्र में इस कंसेप्ट का उपयोग किया जाता है। अब ये बात है कि इसका जो इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट का उपयोग है इकोनॉमिक्स में, ये शुरुआत में नहीं था। जैसे जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे वो इक्विलिब्रियम के बारे में उतना चिंतित नहीं थे जितना वो इस बात को लेकर चिंतित थे कि किसी भी देश का वेल्थ या प्रॉस्पेरिटी या संपन्नता कैसे बढ़ाई जाए। चाहे मिल हो, चाहे वो माल्थस हो, चाहे स्मिथ हो, चाहे रिकार्डो हो, ये सब के सब लोग केवल इस बात पर ज़्यादा ध्यान दे रहे थे कि देश की संपन्नता या देश का वेल्थ या देश की प्रॉस्पेरिटी कैसे बढ़ाई जाए। जो इक्विलिब्रियम कंसेप्ट है ये वास्तव में जो नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं, नियो क्लासिकल, उनके समय में यह अर्थशास्त्र में इसका महत्व बढ़ा है, इसका उपयोग बढ़ा है। ऐसा इसलिए कि क्लासिकल्स जो हैं उनके जो विचार थे उसको लेकर जो दूसरी डिसिप्लिन थी उनके द्वारा बड़ी आलोचना हो रही थी। तो नियो क्लासिकल्स ने उनका जवाब देने के लिए ये इक्विलिब्रियम और जो दूसरी कंसेप्ट है उन पर फोकस किया, जिसमें यह कहा गया कि इकोनॉमिक्स जो है वो केवल वेल्थ नहीं बल्कि इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग में लोगों की मदद करने वाली एक विषय है। तो इसलिए जो नियो क्लासिकल्स थे इन लोगों ने इक्विलिब्रियम के कंसेप्ट को ज़्यादा महत्व दिया और फिर उसके लिए डिटेल में इन्होंने प्रयास भी किए और तमाम था सारी थ्योरीज आई। जैसे जो मार्शल है, मार्शल इन्होंने इक्विलिब्रियम कंसेप्ट को कंज्यूमर बिहेवियर में बहुत तार्किक ढंग से अप्लाई किया और ये एक्सप्लेन किया दैट हाउ अ कंज्यूमर बिहेव्स, और इसी के बिहाफ पर मार्शल ने यह भी डिसाइड किया दैट हाउ डिमांड कर्व इज डेराइव्ड, कैसे डिमांड कर्व निकाला जाता है या कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कैसे निर्धारित किया जाता है,
ये लेबोरेट एनालिसिस मार्शल साहब के द्वारा की गई। इसी तरह से कोई फर्म जब सेलिंग का निर्णय लेती है तो कितनी मात्रा में वो सेल करेगी। जैसे मार्शल ने मार्जिनल यूटिलिटी का उपयोग किया इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। सिमिलरली दूसरे अर्थशास्त्री हैं कोर्नॉट, इन्होंने जो फर्म है या जो प्रोड्यूसर है वो किस प्रकार से निर्णय लेंगे कि कितनी मात्रा में वस्तु का प्रोडक्शन किया जाए या ना किया जाए, इसका एक्सप्लेनेशन कोर्नो साहब के द्वारा दिया गया, जिसमें इन्होंने मार्जिनल रेवेन्यू के कंसेप्ट का बहुत अच्छे ढंग से इस्तेमाल किया। इसी तरह से अगर कोई व्यक्ति काम करता है, लेबर, तो कितने घंटे वो काम करे, कितने घंटे आराम करे या काम ना करे, इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो दूसरे अर्थशास्त्री हैं जेबी क्लार्क। इन्होंने लेबर मार्केट या फैक्टर मार्केट में किस प्रकार से इक्विलिब्रियम कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं उसकी एनालिसिस की है, और इन्होंने जो सो कॉल्ड मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी है कि अगर कोई व्यक्ति काम करता है तो कितने घंटे काम करेगा, ये निर्णय कैसे लेता है, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन जेबी क्लार्क साहब ने किया है। तो इस तरह से मार्शल कंज्यूमर बिहेवियर, कोर्नो फर्म और मार्केट्स के बारे में, और जेबी क्लार्क प्रोडक्टिविटी या फैक्टर्स कैसे डिसीजन लेते हैं, इक्विलिब्रियम के कंसेप्ट के माध्यम से इनका एक्सप्लेनेशन कर पाने में ये लोग समर्थ हुए। बाकी जो क्षेत्र हैं जैसे मार्केट डिमांड सप्लाई है, एग्रीगेट डिमांड सप्लाई है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में, इन सब क्षेत्रों में इक्विलिब्रियम के कंसेप्ट का उपयोग होता है। ध्यान रखना है कि इक्विलिब्रियम का मतलब बहुत सिंपल सा, एब्सेंस ऑफ टेंडेंसी फॉर एनी काइंड ऑफ चेंज। इसे हम कहते हैं अर्थशास्त्र में इक्विलिब्रियम। अब इसमें कई टाइप भी होते हैं, जैसे स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस और स्टैटिक इक्विलिब्रियम एनालिसिस, डायनेमिक इक्विलिब्रियम एनालिसिस, इस तरह की। तो इस पर दूसरे वीडियो बनाए जाएंगे। कोई बात समझ में ना आई हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बताएं, फोन के माध्यम से भी बता सकते हैं। वीडियो पर अपनी राय अवश्य दीजिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।